साथियों, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपुत्र भगत सिंह के बारे में। आज थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे उनके जीवन काल के बारे में कि किस प्रकार से हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए इन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, अपने जान तक दे दी। तो कुछ शब्द उन महापुरुष के बारे में आज विशेष डिस्कस होने वाले हैं, विशेष क्लास हमारी होने वाली है। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी, जो भी भारतीय व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी आज़ादी के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में जिसने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उन सभी के बारे में जान सके। तो चलिए चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हमारी चर्चा होगी कि भगत सिंह का जन्म कहाँ, किस परिवार में, उनके माता पिता का नाम क्या था, आदि चर्चा रहेगी और किस प्रकार से इनको 23 वर्ष की अवस्था में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। बहुत अच्छे से क्लास को हम लोग डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो भगत सिंह हैं, इनको राष्ट्रपुत्र के रूप में उपाधि प्रदान की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपुत्र, यानी हमारे भारत का पुत्र का गौरव किन्हें प्राप्त है, तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का गौरव प्राप्त हुआ है। क्योंकि सबसे कम उम्र में किसे फांसी दी गई? भगत सिंह को दी गई थी फांसी, सबसे कम उम्र में 23 वर्ष की अवस्था में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमारे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और जान लीजिए। ये तो है राष्ट्रपुत्र, एक पॉइंट और आता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रपिता दोनों में डिफरेंट है बेटा। राष्ट्रपुत्र जो हमारे भारत का पुत्र जिसको उपाधि प्राप्त है, उसे राष्ट्रपुत्र के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रपिता यानी जिसको भारत का पिता माना जाता है, वह उपाधि प्राप्त है महात्मा गांधी को। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भगत सिंह का जीवन काफ़ी कष्टमय और आज़ादी के लिए काफ़ी तत्पर रहा। तो चर्चा करेंगे। इनका सबसे पहले जन्म जान लेते हैं। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? बंगा गांव में हुआ था। और ये बंगा गांव किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब स्टेट में पड़ता है। कुछ पॉइंट नोट भी करते चलेंगे और थोड़ी सी कहानी के टाइम में समझते हुए चलना है ताकि हमें भगत सिंह के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाए। तो इनका जन्म है वो कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। किस गांव में हुआ था? बंगा नामक गांव में हुआ था और ये पंजाब नामक राज्य में पड़ता है। इतनी जानकारी सभी को समझ में आ गई कि जो भगत सिंह है, इनका जन्म बंगा नामक गांव में 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि वह कौन से माता पिता थे। इनके माता पिता कौन थे जिन्होंने इनको ऐसे संस्कार दिए, एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने देश को आज़ाद कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी। पुत्र तो हज़ारों इस देश में हैं, लेकिन उन महापुरुषों जैसा पुत्र होना बहुत ही मुश्किल की बात है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे भारत में। तो चलिए, इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था विद्यावती। माता का नाम क्या था? विद्यावती इनकी माता का नाम था। और पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता बहुत ही सहनशील और किसान थे। तो इनके पिता का नाम था किशन सिंह। पिता का नाम क्या था? किशन सिंह था, किशन सिंह। अब देखिए जो किशन सिंह थे, ये काफ़ी ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। देखिए जब इनको, भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई, तो जब इनकी माँ जेल में इनसे मिलने के लिए गई तो इनकी माँ रोने लगी। और जब भगत सिंह की माँ रोने लगी तो भगत सिंह ने उनके आंसू पोंछे और कहा कि माँ आप क्यों रो रही हो, इसमें रोने वाली क्या बात है? आपका पुत्र, आपका बेटा इस देश के लिए अपना बलिदान दे रहा है, भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे रहा है, माँ इन बातों में रोना नहीं है। तभी इनकी माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम्हें फांसी हो जाएगी, बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा एक ही बेटा क्यों दिया,
मुझे ऐसे सैकड़ों बेटे देता, मुझे हज़ारों बेटे देता, ऐसे जो इस देश की, इस समाज की, इस राष्ट्र की रक्षा कर सकते, इस देश के लिए अपना बलिदान दे सकते। सोचो उस माँ को जिसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उस व्यक्ति को, उस पुरुष को, उसको जन्म दिया, और आज वो इतने निष्ठुरता से कह रही है कि मुझे क्यों उन सैकड़ों बालकों को जन्म नहीं दिया जो भगत सिंह जैसे होते। सोचो उन माता पिता कितने राष्ट्र के लिए अपने पुत्र के बलिदान दे दिया उन्होंने जरा भी फिक्र नहीं की कि हमारा एक ही बेटा है। आज से तुलना कीजिए, अगर आज का ये कुछ ऐसा माहौल होता तो आज के माता पिता क्या कहते। लेकिन सलाम है भगत सिंह के माता पिता को, सलाम है उनके परिजनों को जो उनको कभी आज़ादी के लिए उनके जब आगे पैर बढ़े उनको कभी उनके पैर पीछे नहीं हटने दिए। तो सलाम है ऐसे उनके रिश्तेदारों को, उनके माता पिता को, उनके भाई बहनों को। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में जब कभी अवतार लेते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि भगत सिंह का जन्म हो गया 1907 ईस्वी में बंगा गांव में, और जब इनको फांसी होने जा रही थी तो इनकी माँ जो थी ये रोने लगी, तो भगत सिंह ने यह कहकर उनको समझा दिया। पिता ने जो अंग्रेजी शासन था इसको एक पत्र लिखा कि हमारे बेटे की जगह मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। एक पिता होता है बेटा, तो पिता का ये हक बनता है कि वो अपने पुत्र की रक्षा करे। तो उस दिन पिता ऐसे कहने लगे कि उसमें पत्र में लिखा कि मेरे बेटे की जगह मुझे फांसी दे दी जाए और मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। लेकिन अंग्रेजी शासन था, काफ़ी निष्ठुर शासन था, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। देखिए जो होनहार बालक होते हैं उनमें बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती है। जैसे कि देखिए ये जो थे, एक बार बचपन था इनका, यानी छोटे थे भगत सिंह, तो क्या कर रहे थे, एक पौधा था और उस पौधे के आसपास जो बंदूक होती है उसमें जो छर्रे होते हैं, ये छर्रों को गाड़ रहे थे। पौधों के आसपास पानी डाल रहे थे और छर्रों को ज़मीन में गाड़ रहे थे। तो एक व्यक्ति निकले, उन्होंने पूछा कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो। भगत सिंह का आंसर सुनिए, सभी बच्चे चौंक जाएंगे। भगत सिंह का आंसर सुनिए सभी लोग ध्यान से। भगत सिंह ने कहा कि मैं अंकल जी ये बंदूकें बो रहा हूँ, आगे क्रांति आने वाली है और क्रांति के लिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ, आगे बंदूकों की आवश्यकता पड़ेगी। बेटा होनहार जो बालक होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगती है। ये वचन सुनकर जो भी परिजन थे वो आश्चर्य में पड़ गए कि देखो इस बालक की प्रतिभा। तो बेटा ऐसे भगत सिंह थे जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। बचपन में ही छर्रे गुल रहे थे, छर्रे बो रहे थे कि आगे हमें बंदूकों की आवश्यकता पड़ेगी, आगे क्रांति आने वाली है, भारत हमारा क्रांति करेगा जिसमें हमें बंदूकों की आवश्यकता पड़ेगी। गर्व है हमें ऐसे महापुरुष पर जिन्होंने हमारे भारत में जन्म लिया। अब आगे बात करते हैं कि जब ये देखो स्कूल जाने लगे, कुछ बड़े हुए, स्कूल जाने के बाद एक कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। सभी बच्चे जानते हैं कि कौन सी घटना हमारे भारत में 13 अप्रैल 1919 में घटित हुई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना हमारे भारत में 13 अप्रैल 1919 में घटित हुई थी। अब बात करते हैं कि जब इनकी उम्र थी 13 अप्रैल 1919 में कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष की उम्र थी और ये पैदल अपने स्कूल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनको इस घटना की सूचना मिली कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग में एक हत्याकांड हो गया है। ये भागते भागते वहाँ पर गए और भागने के बाद ये वहाँ पर जब गए तो इनको जो मिट्टी वहाँ की मिली, आपने इसके बारे में चर्चा सुनी होगी जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में कि उस हत्याकांड के बाद उस बाग की मिट्टी लाल हो गई थी। इतनी गोलियां चलाई थी और उस बाग में गोलियां चलाई गई थी जनरल ओ डायर के द्वारा, और उस बाग का जो मुख्य द्वार था वो बंद कर दिया गया था। और बंद करने के बाद गोलियां चलाई गई जिससे उस बाग से लोग बाहर नहीं निकल पाए, काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। और वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी थी वो किस कारण से थी? तो वहाँ पर
पर एक सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, 2 व्यक्ति थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के लिए वहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा में जो अंग्रेजी शासन था, इसमें जनरल ओडायर, ये एक सेना प्रमुख था, इसने सेना को आदेश दे दिया और 10 मिनट तक बराबर गोलियां चलती रहीं, जिसमें हमारे कई भारतीय मारे गए थे। जब ये घटना भगत सिंह ने सुनी तो ये अपने स्कूल जा रहे थे, स्कूल ना जाकर ये जलियांवाले बाग में पहुँचे और वहाँ पर लोगों की ऐसी हालत देखकर इन्होंने वहाँ की मिट्टी को उठाया और जो इनके पास बोतल थी उस बोतल में मिट्टी को भर लिया और अपने माथे से लगाया और वहीं पर इनके शब्द थे जलियांवाले बाग हत्याकांड में कि मैं आज इस धरती माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं एक दिन भारत को आज़ादी अवश्य दिलाऊंगा, मैं आज से इस भारत माता के लिए जीऊँगा। बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जो उस बाग की मिट्टी थी, भगत सिंह प्रत्येक दिन अपने माथे पर उस मिट्टी से तिलक करते थे, यही रीज़न है उसका। अब यहाँ पर देखिए, जब ये 40 किलोमीटर उनकी दूरी की रेंज थी, ये स्कूल जा रहे थे, स्कूल से जलियांवाले बाग की दूरी 40 किलोमीटर थी और ये पैदल भागते हुए इस बाग में पहुंच गए थे उस हादसे को देखने के लिए कि हमारे भारतीय लोग, हमारे भारतीय परिजन, हमारे भारत के नागरिक किस हाल में मार दिए गए उस जलियांवाले बाग हत्याकांड में। अब देखिए, इसमें जब ये कुछ और बड़े हुए इस कांड के बाद, तो इनके देखिए यहाँ पर जो ये कांड हुआ, इस कांड से ही इनके माइंड में एक ऐसी छवि बैठ गई कि हमें भारत को आज़ादी दिलानी है, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे इनकी क्रूरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। काफ़ी जगहों से जब ये थोड़े बड़े हुए, 19 साल के हुए लगभग में, 19 वर्ष के, 1926 में जब ये 19 वर्ष के हुए, तो जब 19 वर्ष के हुए तो काफ़ी जगहों से इनके रिश्ते आने लगे। आपने देखा होगा कि जब लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है तो काफ़ी जगहों से रिश्ते आते हैं कि शादी हो जाए इस बच्चे की। तो वैसे ही भगत सिंह के साथ हुआ कि जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके लिए रिश्ते आने प्रारंभ हो गए। पड़ोसियों के द्वारा कई जगहों से रिश्ते लाए गए। तो देखिए, जब इनके रिश्ते आने लगे तो इन्होंने शादी से मना कर दिया, लेकिन जब ज़्यादा मना किया तो घर वालों ने जब नहीं माने वो लोग, तो इन्होंने एक बात कही कि आज से भारत माता की आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, मेरी और कोई दुल्हन नहीं है। इनके शब्द थे कि आज से भारत माता की आज़ादी मेरी दुल्हन है, इसके अलावा मेरा इस भारत में कोई नहीं है। ये वचन सुनकर इनके परिजनों ने इनकी शादी को नहीं किया और उनको आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित किया और प्रेरित किया। अब बात आती है यहाँ पर कि एक देखिए, जब ये कुछ बड़े हुए, शादी की बात आई 1926 के बाद, हम आते हैं 1928 में डायरेक्ट। 3 फरवरी 1928 में भारत में एक कमीशन आया था, सभी बच्चों ने नाम सुना होगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय कई जगहों पर आंदोलन छिड़े हुए थे। एक जगह हमारे लाहौर में लाला लाजपत राय आंदोलन कर रहे थे। जब ये कांग्रेस अधिवेशन ये हमारे भारत में आया 3 जनवरी 1928 में, जब ये लोग आए हमारे भारत में तो वहाँ पर लाला लाजपत राय थे, उन्होंने कानून गो बैक के नारे लगाए। यानी जो हमारे देश में साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे लाला लाजपत राय के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने जब नारे लगाए तो वहाँ पर देखिए जो अंग्रेजी शासन था उसमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उसमें लाठी चार्ज का वो दे दिया गया, ऑर्डर दे दिया गया कि जो भी भारतीय कानून, जो कमीशन गो बैक है, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, जो भारतीय ऐसा बोलेगा, जो इस आंदोलन में भाग लेगा, तो उसमें लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया गया। जब लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया गया तो उन्हीं लाठियों के कारण लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। एक पुलिस ऑफिसर था सैंडर्स, ठीक है, क्या नाम था इसका, स्कॉट, जो स्कॉट था, इसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। क्या नाम था, स्कॉट नामक अंग्रेज ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। तो जब लाठी चार्ज का आदेश दिया, लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, वहाँ पर भगत सिंह भी उस घटना को
सामने देख रहे थे, यानी प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे कि किस प्रकार से लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लाला लाजपत राय ने उनको अपने पास आने से मना कर दिया कि आप नहीं, आप अभी आज़ादी और छेड़िए और जंग छेड़िए, अभी आप आज़ाद भारत कर देंगे, आपको आज़ादी दिलानी है भारत को, इसलिए आप हमारे पास ना आइए। उन्होंने अपने पास आने से भगत सिंह को मना कर दिया था। तो भगत सिंह ने जैसे ही ये सारा दृश्य देखा, उनका माइंड और सेट हो गया कि अब तो भारत को आज़ादी चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम शब्द थे कि मेरे सिर पर लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील उखड़ने को सिद्ध होगा, यानी अंग्रेजी शासन की जो कील है ये उखड़ी हुई मानी जाएगी, ये मेरी लाठियों का एक एक प्रहार बोल रहा है। तो ये अंतिम शब्द थे लाला लाजपत राय के। अब देखिए, जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो भगत सिंह के माइंड में और एक जहर घुल गया कि अब हमें किसकी, स्कॉट की, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, अब हमें स्कॉट की मृत्यु करनी है, स्कॉट का मरना निश्चित है। तो देखिए, 3 व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हुए, 3 व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हुए। कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। जब ये लोग मौजूद हुए तो जब ये स्कॉट को मारने के लिए गए, क्यों मारने के लिए? क्योंकि स्कॉट ने ऑर्डर दिया था लाला लाजपत राय को मारने का। लेकिन जब स्कॉट को मारने के लिए गए तो वहाँ पर स्कॉट नहीं मिला, स्कॉट की जगह सैंडर्स मिल गया। तो सैंडर्स जब मिला तो इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी और वहीं पर सैंडर्स की हत्या करने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, इनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में नहीं डाला गया, इनको वहाँ से ये तुरंत फरार हो गए सैंडर्स को मारने के बाद। लेकिन देखिए, जो भगत सिंह थे इन्होंने एक अपनी फ़ौज भी बनाई थी, भगत सिंह ने अपनी एक फ़ौज भी बनाई थी। जब इनको शादी आदि का वो आने लगा, उसके बाद ये घर से निकल आए, बात खत्म, शादी का वो आएगा नहीं कुछ भी। तो ये बटुकेश्वर दत्त के संपर्क में आए और इन्होंने एक भारत की टीम बनाई जिसको हम लोग कहते हैं नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा के नाम से ये सभा जानी गई, इसका विकास किया था, यानी ये सभा बनाई थी भगत सिंह ने। और बेटा, इस सभा में 5 लाख लोग शामिल थे, 5 लाख भारतीय शामिल थे। सोचिए, उस प्राचीन समय में ना तो हमारा व्हाट्सएप चलता था, ना फेसबुक चलता था, तो उस समय इस व्यक्ति ने, यानी भगत सिंह ने 5 लाख लोगों की एक सभा बना ली थी। अब जैसे ही सैंडर्स की इन्होंने हत्या की तो ये बेस बदल लिए और बेस बदल कर इधर उधर घूमने लगे कि अंग्रेजी शासन हमें पहचान ना पाए, और ना पहचान पाए तो हमें अगर पहचान लिया जेल में डाल देगा, इसलिए ये लोग बेस बदल कर घूमने लगे। लेकिन उसी जगह क्या हुआ, सैंडर्स असेंबली हॉल में, जो सैंडर्स असेंबली हॉल था, इसमें एक दिन क्या हुआ, इन्होंने बम फेंक दिया। और बम फेंकने का रीज़न ये था कि इनको कम से कम, देखिए, भारतीय हमारा सचेत था, 5 लाख लोग जुड़े हुए थे उस सभा में, लेकिन भारतीयों को ये नहीं पता था कि हमें आज़ादी चाहिए। सभी भारतीय सजगता के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो भगत सिंह थे, ये अंग्रेज़ों को ये सीख देना चाहते थे कि अब भारत अपनी आज़ादी मांग रहा है, भारत को आज़ाद कीजिए, भारत से आप सभी लोग अपने देश जाइए, अब भारत को आज़ाद छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा अंग्रेज़ होने नहीं देना चाहते थे। तो ये संदेश देने के लिए भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंक दिया, और बम ऐसी जगह फेंका जो खाली सीटें थीं उन पर बम फेंक दिया। ऐसी जगह नहीं फेंका जिससे किसी व्यक्ति की मौत हो, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो। लेकिन वहीं पर ये भागे नहीं, बम फेंकने के बाद इन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों गिरफ्तार करवा दिया? उसका एक रीज़न था कि लोग ये जान तो सकें, कम से कम अंग्रेज ये जान तो सकें कम से कम कि इस व्यक्ति को आज़ादी चाहिए, यानी भारत में कोई ऐसा आ गया है जो अब भारत को आज़ाद करा के ही रहेगा, अब गुलाम भारत नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। जब गिरफ्तार किया तो इन पर केस भी हो गया। इन्होंने अपना केस स्वयं लड़ा था। जब इनके पक्ष में बोलने के लिए कुछ कहा गया कि आप अपने पक्ष में बोलिए, तो उस समय एक कानून पारित था, ना बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील आप केस लड़िए अपना।
तो इनके पक्ष में कोई ना तो वो वकील था, ना कुछ दलील, कुछ भी नहीं था। इन्होंने अपना खुद स्वयं किया कि मैंने उस जगह पर बम नहीं फेंका जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो, मैंने बम इसलिए फेंका असेंबली हॉल में कि ये संदेश हमारा अंग्रेज जान सकें कि भारत अपनी आज़ादी चाहता है, भारत अपने देश को आज़ाद देखना चाहता है। इसलिए वो दिन प्रतिदिन नए जो कानून है या नई जो क्रांतियाँ हैं इनको कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपना केस भी लड़ा था। लेकिन कुछ समय के बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई और देखिए ये कुछ दिनों तक जेल में रखे गए थे। जब जेल में रखे गए तो देखिए इनका जेल का नाम था लाहौर सेंट्रल जेल। इसमें ये लोग रखे गए थे लाहौर सेंट्रल जेल में, और लाहौर सेंट्रल जेल में जब रखे गए तो उनको काफ़ी परेशानी भी हुई। लोग इन पर कोड़े मारते थे तो जो अंग्रेज़ थे, लेकिन जैसे जैसे इन पर कोड़े पड़ते थे, जैसे जैसे इनके सिर पर उस पर शरीर पे बर्फ़ की सिल्ली रखी जाती थी, वैसे ही इनके ज़बान से एक नारा निकलता था, इंकलाब जिंदाबाद, यानी भारत आज़ाद था, भारत आज़ाद है और भारत आज़ाद रहेगा। इनके मुँह से सिर्फ एक नारा निकलता था, इंकलाब जिंदाबाद। आप देखिए इनके जो एक बार साथी थे, इन्होंने देखिए जो जेल में खाना वगैरह मिलता है, जब इनको जेल की सज़ा हो गई तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल की वजह से इनके जो साथी थे इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इनको 23 मार्च को फांसी देनी थी भगत सिंह को, लेकिन 24 मार्च को देनी थी, लेकिन 24 मार्च की जगह जनता इतनी उत्साहित थी कि अगर एक दिन और रुक जाते, पता था कि भगत सिंह इस जगह हैं, तो सारी जनता ताला तोड़कर, गेट तोड़कर उस हॉल में, उस जेल में प्रवेश कर जाती। इसलिए जनता का ऐसा माहौल देखकर अंग्रेज़ों के द्वारा इनको 23 मार्च को फांसी दे दी गई। 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को। इनको 23 मार्च को जब फांसी दे दी गई तो भगत सिंह की जयंती हम लोग मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाते हैं। देखिए भगत सिंह के लिए 2 लाइन हम कहना चाहेंगे कि गांधी जी तुम नोटों के बीच बसते हो, गांधी जी तुम नोटों के बीच हंसते हो, लेकिन हमारे दिल में आज भी भगत सिंह बसते हैं। गांधी जी तुम नोटों के बीच हंसते हो, लेकिन भगत सिंह आज भी हमारे दिल में हंसते हैं। ये कुछ लाइन थी भगत सिंह के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पसंद आई होगी। आपने भगत सिंह की 2 लाइन तो सुनी होगी। जब जब ये आंदोलन करते थे, जब जब कोई क्रांति करते थे, तो इनकी 2 लाइनें प्रमुख रहती थीं कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपने शान पर, आज उसी को पहन निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये लाइनें थीं हमारे प्यारे भगत सिंह के लिए, हमारे देशभक्त के लिए, हमारे राष्ट्रपुत्र के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी विद्यार्थियों को, सभी भारतीयों को पसंद आई है। तो सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी भारतीय लोगों के पास पहुँचाने की कृपा करें। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।